Today I am going to present you the Gauss's law for electrostatic. After the topic and after the application, you will able to know about the statement of Gauss's law, about the mathematic form of Gauss's law, and how we derive the mathematically Gauss's law. You will also know about it. Also you will know about the applications of Gauss's law, कि Gauss's law को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करने का और इसको इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आप आफ्टर द प्रेजेंटेशन जानने वाले हो इंशाल्लाह। नाउ लेट्स स्टार्ट Gauss's law की स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास कोई भी लॉ होता है तो हमेशा के लिए हम उसकी स्टेटमेंट करते हैं। लेट सपोज अगर कोई यूजुअली टॉपिक होता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो लॉ की तो लॉ को हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ Gauss's law। Gauss's law states that the electric flux through any closed surface is equal to 1/epsilon naught times of टोटल चार्ज विच आर इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। आप क्या कंसीडर करते हो, आपने इस तरह जिस तरह इस फिगर में बताया गया है, आप एक क्लोज्ड सरफेस को कंसीडर करते हो और उस सरफेस को आप नाम देते हो एस का। अब इस सरफेस में जितने भी चार्ज आपके पास इनक्लोज्ड हैं, जितने भी चार्ज इस सरफेस में आपके पास इनक्लोज्ड है वो हमेशा के लिए इक्वल होंगे 1/epsilon naught टाइम्स to the total charge which are enclosed in this surface। यानी Gauss's law हमें ये कहता है कि आप कोई भी सरफेस ले लेते हो, इस सरफेस में आपके पास जितने भी चार्ज होंगे वो हमेशा के लिए इक्वल होंगे 1/epsilon naught टाइम्स के टू द टोटल चार्ज के जो इस सरफेस में इनक्लोज्ड है। दूसरी ये बात कि Gauss's law है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जिस तरह मैंने एट द वेरी बिगिनिंग बताया था कि जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्टैटिक यानी एट रेस्ट, वो चार्ज जो एट रेस्ट होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। और सिमिलरली हम एक सरफेस में चार्ज को लेते हैं, जब वो चार्ज एट रेस्ट होंगे तब हम इस लॉ को क्या करेंगे, इस वक्त इस लॉ को उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस लॉ को कि मैथमेटिकली फॉर्म को डिराइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है जिसको हमने एस का नाम दिया हुआ है। हम कहते हैं कि इस सरफेस में हमारे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। अब इस Q1 से जो रिलेटेड हमने सरफेस लिया, यानी इस मुकम्मल क्लोज सरफेस को हमने स्मॉल एलिमेंट्स में इसको स्प्लिट अप किया है। ठीक है, यानी मैं कहती हूँ कि Q1 के साथ जो स्मॉल एलिमेंट रिलेटेड है वो S1 है, Q2 के साथ जो रिलेटेड है वो S2 है, Q3 के साथ जो सरफेस एलिमेंट आपके पास हम कंसीडर करते हैं वो S3 है, अप टू Sn। अब इस सरफेस S1 में इस चार्ज Q1 की वजह से जो है ये सरफेस S1, इसमें जितना भी आपके पास फ्लक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, φ1 बोलेंगे। और इस सेकंड चार्ज के साथ, यानी इस सेकंड एलिमेंट के चार्ज के साथ आपके पास जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम φ2 बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास यानी थर्ड चार्ज में जो हमारे पास फ्लक्स होगा उसको हम φ3 बोलेंगे अप टू φn, अप टू φn। यानी हम क्या करते हैं, हमने इन फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लोज सरफेस को डिवाइड कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट्स में, और इन स्मॉल एलिमेंट्स को हम, यानी मैं कहती हूँ कि Q1 के साथ जो एलिमेंट है वो S1 है, Q2 के साथ जो एलिमेंट है वो S2 है। सिमिलरली इस Q1 में जितना भी आपके पास फ्लक्स होगा वो φ1 होगा, φ2, φ3 अप टू φn। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी हम कहते हैं कि नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस में जितने भी टोटल द एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स में जितना भी आपके पास फ्लक्स है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको टोटल करते हैं और हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n, एंड हम इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 टू Sn। अब इस सरफेस S1 में इस चार्ज Q1 की वजह से जो है ये सरफेस S1, इसमें जितना भी आपके पास फ्लक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, φ1 बोलेंगे। और इस सेकंड चार्ज के साथ, यानी इस सेकंड एलिमेंट के चार्ज के साथ आपके पास जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम φ2 बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास यानी थर्ड चार्ज में जो हमारे पास
फ्लक्स होगा उसको हम phi 3 बोलेंगे अप टू phi n, अप टू phi n। यानी हम क्या करते हैं, हमने इन फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लोज सरफेस को डिवाइड कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल एलिमेंट्स में, और इन स्मॉल एलिमेंट्स को हम, यानी मैं कहती हूँ कि Q1 के साथ जो एलिमेंट है वो S1 है, Q2 के साथ जो एलिमेंट है वो S2 है। सिमिलरली इस Q1 में जितना भी आपके पास फ्लक्स होगा वो phi 1 होगा, phi 2, phi 3 अप टू phi n। अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी हम कहते हैं कि नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस सरफेस में जितने भी टोटल द एलिमेंट्स है और इन एलिमेंट्स में जितना भी आपके पास फ्लक्स है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको टोटल करते हैं और हम कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n, एंड हम इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करते हो, आपने जिस तरह से इस मुकम्मल सरफेस को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आप फर्स्ट सरफेस के लिए जो फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, फिर सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स को अप टू एन सरफेस के लिए आपके पास जो फ्लक्स है वो phi n है। अब आपने क्या किया, आपने कैलकुलेट किया, आपने किस तरह से कैलकुलेट किया, आपने फ्लक्स को लिया, आपको पता है कि फ्लक्स वाज इक्वल टू ई डॉट चेंज इन ए, ई डॉट चेंज इन ए के लिए आपने कैलकुलेशन की और आफ्टर द कैलकुलेशन आपके पास phi इक्वल हो जाता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करते हो, अब फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास जो फ्लक्स है यानी phi 1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली phi 2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड, यानी सेकंड चार्ज की वजह से आपके पास जो फ्लक्स है वो phi 2 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। उसके अलावा थर्ड चार्ज के लिए आपके या थर्ड चार्ज की वजह से आपके पास जो फ्लक्स है वो phi 3 आ जाएगा। दिस इज यूर इक्वेशन नंबर 4 अप टू phi n, यानी Qn, यानी n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आपके पास जो फ्लक्स होगा वो phi n होगा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। सो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इन इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट दैट। आप ये हासिल करोगे कि यानी phi 1 की जगह टोटल फ्लक्स आप हासिल करोगे, आपके पास आ जाएगा कि टोटल फ्लक्स यानी phi t इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 अप टू phi n। अब इस phi n में आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें, इस phi 2 में यानी यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दें। Q3 की वजह से जो आपके पास फ्लक्स था phi 3, यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू पुट कर दे अप टू सो ऑन। ये तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इन टू द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। आपने इन तमाम चार्जेस को क्या कर दिया, इसको समराइज़ कर दिया, इसका सम ले लिया, और उसका सम लेने के बाद ये हमें देगा टोटल चार्ज विच आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल Q। यानी आपके पास अब इक्वेशन आ जाएगा कि टोटल फ्लक्स हमेशा के लिए इक्वल होता है 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज विच आर इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास गाजेस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, और ये इक्वेशन ये कहता है कि आपके पास जितना भी चार्ज होगा किसी भी क्लोज सरफेस में वो हमेशा के लिए इक्वल होगा 1/, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज के, एंड दिस इज द गाजेस लॉ, दिस इज द मैथमेटिकली representation of Gauss's law, that total flux is equal to 1/, epsilon naught times to the total charge which are enclosed in any closed surface। हमने गाजेस लॉ के बारे में पढ़ा, गाजेस लॉ के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, उसके मैथमेटिक फॉर्म के बारे में पढ़ा, उसकी डिराइवेशन फॉर द मैथमेटिक फॉर्म वो हमने डिराइव की। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, कि गाजेस लॉ को इंट्रोड्यूस करने का मतलब और उसको अप्लाई करने का मतलब, और उसको अप्लाई करने के बाद हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो गाजेस लॉ इज़ यूज्ड इन एनी Gauss's law is used in any closed surface to find out the electric field intensity E in that surface। यानी आप क्या करते हो, आप Gauss's law को अप्लाई करते हो किसी भी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए। यानी जब भी आप Gauss's law को अप्लाई करोगे तो उसको अप्लाई करने का मतलब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना होगा। अब
कहीं पे भी आप गाजेस लॉ को अप्लाई करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गार्जियन सरफेस ज़रूर लोगे, क्योंकि गार्जियन सरफेस लेने के बाद ही आप इस काबिल होते हो कि आप वहाँ पे गाजेस लॉ को अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद यू विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कि चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्ज आइसोलेटेड होते हैं। तो इस किस्म के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए आप गाजेस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। आप गाजेस लॉ को इवन अप्लाई करते हो। अब क्या करते हो, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल आपने लिया, और एक कंडक्टर स्फेरिकल शेल लेने के बाद आप क्या करते हो, गाजेस लॉ अप्लाई करते हो। उस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसके आउटसाइड भी और इसके इनसाइड भी, यानी अगर आउटसाइड हम बात करेंगे तो गार्जियन सरफेस हम आउटसाइड अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। और अगर हम बात करते हैं गार्जियन सरफेस की, तो मतलब अगर हम बात करते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तब हम गार्जियन सरफेस को इनसाइड अप्लाई करेंगे, और इनसाइड गार्जियन सरफेस को अप्लाई करने के बाद हम इस काबिल होंगे कि हम उस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकें। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, आप एक शीट लेते हो, उसमें इनफाइनाइट चार्जेस हैं। अब इस चार्जेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप इजीली गार्जियन सरफेस को अप्लाई कर सकते हो, और गार्जियन सरफेस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप मालूम कर सकते हो। उसके अलावा अपोजिट पैरेलल प्लेट से टू अपोजिट पैरेलल प्लेट्स में आप गार्जियन सरफेस को अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हो। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ, और ये एप्लीकेशंस हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। होप आपको समझ आया होगा अबाउट द स्टेटमेंट, मैथमेटिक फॉर्म, एप्लीकेशंस एंड हाउ वी डिराइव द मैथमेटिक फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ।